पुलिस वार्निंग के बावजूद फारूक अब्दुल्ला ने हैदरपोरा एनकाउंटर पर उठाए सवाल। महबूबा और तारिगामी ने सवालात को बताया हक बजानिब। अदालती तहकीकात का दोहराया मुतालबा। हैदरपुरा वाक़े के असल हक़ाइक़ सामने लाने की ज़रूरत। अवामी हुकूमत बनने तक रियल एस्टेट पॉलिसी को नाफिज न किया जाए। 1947 से जो भी वादे किए गए थे आज तक पूरे नहीं हुए। हकीम मोहम्मद यासीन। पंद्रह से 17 साल के बच्चों की टीकाकारी। तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर ने तैयारियों का लिया जायजा। ओमिक्रॉन को बताया कंट्रोल में, लोगों से एहतियात करने की अपील। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप गुलिस्तान के श्रीनगर स्टेडियम से बराह रास्त ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं। मैं हूं आपका मेजबान रऊफ फारूक। की ग्राउंड रिपोर्ट में कुछ अहम खबरों को आप तक पहुंचाएंगे। फारूक अब्दुल्ला के हवाले से बात होगी। हकीम मोहम्मद यासीन ने भी अवामी जलसे से किया खिताब। कोविड-19 के हवाले से क्या कुछ सूरत हाल है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर श्रीनगर का कहना है कि अगर लोग एहतियात करेंगे तो हम ओमिक्रॉन से बच सकते हैं। और भी कई अहम खबरें हैं जिनको आप तक पहुंचाएंगे, मगर सबसे पहले बात करेंगे हदबंदी के हवाले से। हदबंदी के हवाले से बात करें तो फारूक अब्दुल्ला ने हदबंदी को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस, फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि हदबंदी को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना जो डॉक्यूमेंट है, अपना जो ड्राफ्ट है वो तैयार किया है और अब इसको कमीशन के सामने कल यानी 31 दिसंबर को रखा जाए और कमीशन के साथ साथ रखने के बाद लोगों तक भी पहुंचाया जाएगा कि क्या कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हदबंदी कमीशन को लिखा है। क्योंकि हदबंदी कमीशन की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ साथ यहां की सारी जो रीजनल पार्टीज है उन्होंने उस फैसले को नकारा जिसमें कहा गया था कि जम्मू के लिए 6 सीटें और कश्मीर के लिए 1 सीट जो है उसको बढ़ाया जाएगा। उसकी कहीं ना कहीं मुखालफत हुई है और बीजेपी को छोड़कर यहां की सारी जो पार्टीज है वो उसके मुखालिफ है और उन्होंने हदबंदी कमीशन पर इल्जाम भी लगाया कि ये जम्मू कश्मीर को आवाम को बांटने की बात हो रही है। आज श्रीनगर में एक प्रोग्राम के दौरान फारूक अब्दुल्ला ने मीडिया नुमाइंदों के सवालों का जवाब दिया। हैदरपुरा वाक़े को भी लेकर उनसे सवाल पूछा गया। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पुलिस जो है वो हकायक छुपा रही है, पुलिस हकायक सामने नहीं ला रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने जो भी बयान दिया है वो झूठा बयान है और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि इस वाक़े की जुडिशियली इंक्वायरी होनी चाहिए। कमीशन का सवाल है। हमने अपना वो वादा जो है वो इंशाल्लाह तैयार हो गया होगा और हम लोग वो पेश करेंगे कमीशन को और लोगों को भी बता। रियल एस्टेट समिट परसों हुआ सर, उसके बारे में सर आपकी रिएक्शन सर? अब मेरी रिएक्शन क्या देखना चाहते हैं सर? हैदरपुरा इंसान को कैसे देखते हैं सर आप? किसी वहां पे सर पुलिस की रिपोर्ट गलत है सर। पुलिस ने अपने आप को बचाने के लिए वो किया है, पुलिस ने उनको मारा है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं समझता हूँ कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए और पुलिस को ऐसे काम नहीं करने चाहिए। चलिए, फारूक अब्दुल्ला ने बात की। इधर अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर मुजफ्फर अहमद शाह ने भी इस वाक़े को लेकर मीडिया नुमाइंदों के साथ बात की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि जो तहकीकात असल होनी चाहिए थी इस वाक़े की वो सामने नहीं लाई है और पुलिस बयान पर जिसमें पुलिस ने कहा था कि इस मामले को लेकर जो भी सियासी लीडर बात करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसको इन्होंने अफसोसनाक करार दिया। उन्होंने कहा कि आवाज़ उठाने का हक यहाँ है और किसी को भी हक नहीं दिया जाता है वो किसी की आवाज़ दबाए।
انہوں نے اس عمل کو کہا کہ یہ افسوسناک ہے اور ہم نے ہر بار اصل حقائق کی بات کی ہے کہ جو بھی یہ واقعہ پیش آیا ہے اس کی حقیقت سامنے لانی چاہیے. انہوں نے بھی کہا کہ ہم نے ڈے فرسٹ سے کہا جب یہ واقعہ پیش آیا ہم نے کہا تھا کہ اس کی مجسٹریل نہیں بلکہ جوڈیشلی تحقیقات ہونی چاہیے. پولیس کی رپورٹ جو آئی ہے کل ریگارڈنگ دی حیدر پورہ کلنگز جو انہوں نے انٹرم رپورٹ دی ہے میجسٹریل رپورٹ, یہ بہت ہی ایک نہایت ہی افسوسناک ایک معاملہ ہے کہ ہماری اپنی پولیس یہاں کے لوگوں کو, سول سوسائٹی کو, پولیٹیکل آرگنائزیشنز کو, پرسنالٹیز کو یہ کہے گا اگر آپ اس بارے میں بات کریں گے تو ہم آپ کے خلاف کارروائی کریں گے. تو کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ دس واز اے کولڈ بلڈڈ مرڈر؟ یہ تو آپ پھر خود ہی مان رہے ہیں. ہم لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم لوگ کہہ رہے ہیں بھائی یہاں کے عوام کیا کہہ رہے ہیں, آپ کو عوام کی بات ماننی پڑے گی. پبلک از الٹیمیٹ اینڈ پبلک از سپریم. اس کے سامنے نہ تو پولیس کچھ کر سکتی ہے, نہ پالیٹیشین کچھ کر سکتا ہے, نہ پرائم منسٹر کوئی کچھ کر سکتا ہے, کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا. پبلک آج ایک آواز میں آپ کو کہہ رہی ہے کہ ہمیں میجسٹریل انکوائری منظور نہیں ہے. آپ اس انکوائری کو ایک جوڈیشل انکوائری میں تبدیل کریں. ناظرین, گراؤنڈ رپورٹ میں ذرا بات کریں گے سری نگر کے حوالے سے. سری نگر کے ٹیگور ہال میں آج سٹیج سجا اور سٹیج سجا کتاب کی رسمی رونمائی ہوئی. ڈاکٹر غضنفر علی جو کہ سابقہ وزیر عبدالقیوم کے فرزند تھے, ان کی کتاب کی آج رسمی رونمائی ہوئی اور اس موقع پہ سٹیج پہ شامل رہے جنہوں نے اس پروگرام کی صدارت کی. مہمان خصوصی کے طور موجود رہے ڈاکٹر فاروق عبداللہ, مہمان ذی وقار کے طور موجود رہے نیشنل کانفرنس کے نائب صدر سابقہ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ, اور ڈاکٹر غضنفر علی بھی موجود رہے جن کی کتاب کی آج رسمی رونمائی ہوئی ہے. ڈاکٹر غضنفر کے حوالے سے بات کریں تو ان کے والد جو تھے عبدالقیوم وہ تعلیم کے منسٹر رہے اور نیشنل کانفرنس کی پارٹی کے ساتھ تاعمر وہ وابستہ رہے, اور آج ان کی 16ویں برسی پہ یہ ٹیگور ہال میں یہ آج پروگرام کا انعقاد کیا گیا تھا جس میں اس کتاب کی رسمی رونمائی بھی ہوئی ہے. پہلے ہم ڈاکٹر غضنفر کو سناتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں اس پروگرام کے حوالے سے, پھر ہم اپنے سینئر ساتھی صنم اعجاز کے ساتھ بھی اس معاملے پہ بات کریں گے. یہ کتاب تو ایک پوئٹری کتاب ہے, شاعری کا ایک مجموعہ ہے. یہ میری چوتھی کتاب ہے, پہلی 3 بکس بھی شاعری کے مجموعے ہیں اور یہ چوتھی کتاب ہے. اس میں تو شاعری میں پیار محبت کی باتیں تو میں نہیں لکھتا زیادہ, لیکن اس میں زندگی کے حالات ہیں, لوگوں کے حالات ہیں, کیا ہوتا کیا نہیں ہوتا. چلیے, ڈاکٹر غضنفر علی شاعر ہے, شاعری لکھتے ہیں اور آج ان کی چوتھی کتاب کی رسمی رونمائی ہوئی ہے. ہم بات کریں گے سری نگر کے ٹیگور ہال میں آج سٹیج سجا اور سٹیج پہ جو موجود رہے وہ نیشنل کانفرنس کے تھے, اور اگر ڈاکٹر غضنفر علی کی بات کریں تو بظاہری طور پر ان کی موجودگی یا ان کی وابستگی جو ہے وہ آج پی ڈی پی کے ساتھ ہے, پی ڈی پی کے ساتھ وابستگی, مگر سٹیج شیئر کیا نیشنل کانفرنس نے, اس پہ ہم بات کریں گے اپنے سینئر ساتھی صنم اعجاز کے ساتھ. صنم, خیر مقدم ہے آپ کا. گراؤنڈ رپورٹ میں بات کرنا چاہیں گے, سٹیج تو بنا مگر سٹیج پہ وہ لوگ آج دکھائی دیے جو پارٹی کے ساتھ وابستہ نہیں ہے, کیونکہ ڈاکٹر غضنفر علی جو ہے وہ ظاہری طور پر تو پی ڈی پی کے ساتھ ہے, مگر یہ سٹیج جو ہے کئی باتیں سامنے لا رہا ہے, کیونکہ سوشل میڈیا پہ کئی لوگوں نے لکھا کہ کیا عبدالرحیم راتھر کی چھٹی ہوئی ہے نیشنل کانفرنس سے جو ڈاکٹر غضنفر علی کو اب سامنے لایا جا رہا ہے. دیکھیے, ہمیں دیکھنا پڑے گا آج کے سٹیج کے پس منظر میں ہمیں 2 چیزیں دیکھنی پڑے گی. ایک کہ ڈاکٹر غضنفر علی جن نے آج کتاب کی رسم رونمائی تھی وہ کس کانسٹیچوئنسی سے بلانگ کرتے ہیں, تو صاف ظاہر ہے یہ نیشنل کانفرنس میں ان کے والد رہے ہیں ڈاکٹر غضنفر کے, تب وہ وزیر بھی رہے, اور تب عبدالرحیم راتھر بھی نیشنل کانفرنس میں 96 کی بات کر رہا ہوں نیشنل کانفرنس میں وزیر کے طور پہ تھے, اور تب عبدالرحیم راتھر اور ان کے والد کے درمیان کچھ اناکانی بھی دیکھنے کو ملتی تھی, اور بعد میں ان کے انتقال
इंतकाल हो गया डॉक्टर गजनफर के वालिद का, तो फिर ये मामला जो है ये थोड़ा सा साइड लाइन हो गया और ये दिग्गज लीडर के तौर पर अब्दुर्रहीम राथर आए। और अब अब्दुर्रहीम राथर की नेशनल कॉन्फ्रेंस में हम पोजीशन देखें तो जब से उनके बेटा जो है वो जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस में पिछले महीने गया है, उन्होंने ज्वाइन किया है, उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की अक्सर मजालिस में अब्दुर्रहीम राथर का नाम जो है वो उस तरीके से नहीं लिया जाता है। बताया जाता है कि कुछ न कुछ जो हमें देखने को मिला है। तो आज जब डॉक्टर गजनफर अली की किताब की रस्म रोनमाई थी, खुद तो वो पीडीपी के साथ ताल्लुक है, लेकिन वहां स्टेज पे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला होना और उमर अब्दुल्ला होना ये बयान कर रहा था, कहीं कहीं इशारा भी दे रहा था कि कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने रहीम राथर के मुतबादल के तौर पे गजनफर अली से राब्ते में तो नहीं है। अभी उसकी तस्दीक नहीं हुई है क्योंकि इस स्टेज पे फारूक अब्दुल्ला और अब्दुल्ला की जो होना है उसमें एक बात यह भी हो सकती है कि इसके वालिद डॉक्टर गजनफर के वालिद नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े लीडर रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला की कैबिनेट में रहे, हो सकता है वो उस वजह से भी वहां पे हूं कि उनके कैबिनेट कुलीग रहा है। लेकिन पीडीपी के किसी भी लीडर का इस स्टेज पे ना होना बयान कर रहा था कि कहानी कुछ और भी है, और उस कहानी के और में हम पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस तो ना देखें, लेकिन हम ये देखें कि अब्दुर्रहीम राथर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का बड़ा कद्दावर लीडर रहा है, फाइनेंस मिनिस्टर रहा है, स्टालवार्ट रहा है, उसका मुतबादल कहीं नेशनल तो नहीं ढूंढ रही है। और अगर उसका मुतबादल ढूंढ रही है तो आज स्टेज बता रहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की नजरें किस पे है। रऊफ सनम, अगर बात करें, देखिए अब्दुर्रहीम राथर के बेटे ने पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शमूलियत की, उसके बाद अब्दुर्रहीम राथर भी ज्यादा लाइमलाइट में नहीं रहे हैं, पब्लिक के सामने नहीं आए हैं या नेशनल कॉन्फ्रेंस की ज्यादातर मीटिंगों में शामिल भी नहीं रहे हैं। तो क्या कह सकते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक नए चेहरे की तलाश कर रही है? क्योंकि मैं आपको बताऊं, सराज शरीफ की जो अवाम है वो अब जो लीडर होना चाहिए वो सराज शरीफ से आवाज उठ रही है, क्योंकि अब्दुर्रहीम राथर का ताल्लुक जो है बादीपोरा से है। तो अवाम सराज शरीफ की चाहती है कि नहीं, जो लीडर होगा वो अब सराज शरीफ की अवाम का होगा। तो क्या ये उसकी कड़ी कहीं ना कहीं मिल रही है? देखिए रूफ, आपको याद होगा जब हमने पिछली बार जो इलेक्शन हुआ था, हमने इलेक्शन कवर किया था, तो इस कॉन्स्टिट्यूंसी में जिसे सराज शरीफ कॉन्स्टिट्यूंसी कहते हैं, यहाँ पे सबसे ज्यादा वोटों की लाइनें जो थी वो सराज शरीफ के इलाके में थी। अब्दुर्रहीम राथर का ताल्लुक बादीपोरा से, निचले इलाके से है, वोट ऊपरी इलाकों में पड़े, और वहां पे काफी टाइम से ये भी बताया जाता था कि हमारा अपना हो, वो लोगों की बात है। लेकिन टॉप लीडरशिप में, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप में हम देख रहे हैं, हम उनसे जब ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हैं तो यही मालूम हो रहा है कि जब से अब्दुर्रहीम राथर के फर्जंद हिलाल राथर पीपल्स कॉन्फ्रेंस में चले गए हैं, उनके अब्दुर्रहीम राथर खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस में ही है, तो कहीं न कहीं दोधारी तलवार वाली लटकने वाली बात आ गई अब्दुर्रहीम राथर पे। बेटा एक तरफ, बाप दूसरी तरफ, अवाम में भी कुछ न कुछ खदशात हैं, शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी कुछ खदशात हूं। तो हो सकता है, ये अभी कह नहीं कर सकते, लेकिन हो सकता है कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस भी उन्हीं खदशात को आगे ले जाते हुए एक मुतबादिल के तौर पे आज उनके स्टेज पे आई हुई थी। लेकिन अब ये देखना होगा कि वाकई में वो अपने आज की सियासत को देखते हुए सामने स्टेज पे आए हुए थे, या कहीं न कहीं जो पुरानी दोस्ती थी, पुरानी जो कैबिनेट वजीर इनके वाले जो रहे डॉक्टर गजनफर के, वो वाली बात थी, ये अब देखना पड़ेगा। चलिए सनम, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे सीनियर साथी सनम एजाज बात कर रहे थे। देखने वाली बात होगी, क्या पुराने रिश्ते को ही आगे लाया जा रहा है या कहीं ना कहीं अब नेशनल कॉन्फ्रेंस भी मुतबादिल तलाश कर रही है सराज शरीफ कॉन्स्टिट्यूंसी के हवाले से। पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से अवामी राबता मुहिम का सिलसिला बराबर जारी है, और अगर हम जम्मू की बात करें, पीर पंचाल की बात करें, उसके साथ साथ वादी कश्मीर में भी यहां के जो पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरान हैं वो अवाम से राबता मुहिम में तेजी ला रहे हैं। पीडीएफ के सदर हकीम मोहम्मद यासीन ने आज हारवन खान साहब में अवामी इज्तिमा से खिताब किया, और इस दौरान उन्होंने हैदरपुरा वाक़े को भी लेकर बात की, उन्होंने गुपकार अलायंस के हवाले से भी बात की, और उन्होंने ये भी कहा कि रियल एस्टेट जो पॉलिसी सरकार ने लाई है, पहले ही उन्होंने इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई थी, अब ये पॉलिसी लाई है, इसको फिलहाल यहां पे नाफिज करने की जरूरत नहीं है, फिलहाल इसको इल्तिवा में रखने की जरूरत है जब तक न एक अवामी हुकूमत का क़याम अमल में लाया जाए। और हकीम मोहम्मद यासीन ने यह भी कहा कि 1947 से लेकर अभी तक की बात करें, जो भी वादे जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ किए गए हैं वो वादे कभी पूरे हुए ही नहीं। देखिए, हम इंडस्ट्री पॉलिसी जो पहले ही बनी है, इसी सरकार ने, इसी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कुछ महीने पहले यहाँ पर इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई। हमें मालूम नहीं है कि साथ ही अब दोबारा दूसरी पॉलिसी लाने की क्या जरूरत है। ये जरूर है कि एक सेक्शन को तरक्की होगी,
एक सेक्शन उससे मुस्तफीद होगा, मगर आम लोगों पर उसका असर पड़ेगा। इस लिहाज से जो मसाइल का मामला है, उन्होंने लद्दाख में, उन्होंने करगिल में, वहाँ स्टेट सब्जेक्ट्स के वो जो तमाम मामला है, फवाइद है, वो बरकरार रखे और यहाँ पर ही वो डिस्टर्ब किया। हमें खदशा है, एप्रीहेंशन है कि जो हमारी ज़मीन है ये छोटे टक्कू में दी जाएगी और यहाँ का ज़मींदार, यहाँ का जो लैंडलॉर्ड वो मुतासिर है। तो हाल इसलिए सरकार को चाहिए इसको फिलहाल वापस लिए या इंतजाम में रखे, जब तक एक मुंतखब सरकार बने ये मामला नहीं पर छोड़े। ये एक दूररस नताइज का हामिल का मामला है, इसलिए वो जिस ढंग से सोचेंगे आवामी नुमाइंदे चाहे कोई भी हो, वो सही ढंग से इंसान लोगों के साथ मिल सकता। तो हैदरपुरा मामले में SIT का बयान आया, तो कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, उन्होंने कंट्राडिक्टेड इसको बजाज खुद ही पहले की तरह बनाया, इस लिहाज से कि अब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी तो इसके खतराल बयान थे, जिससे लोग मुतमईन नहीं है और हम लोग भी मुतमईन हैं। अगर किसी ने उस पर अब कोई बात की तो उसको धमकियां दी जाए। क्या कहते हैं कि अभी उसका ये हमने मुकम्मल रिपोर्ट नहीं दी, क्या जरूरत थी कि आधा ही रिपोर्ट पेश करने का? रिपोर्ट का मतलब होता है, कमीशन का मतलब होता है कि कुल। नाज़रीन, ग्राउंड रिपोर्ट में जरा बात करेंगे टीकाकारी के अमल के हवाले से। 15 से 17 साल की उम्र के बच्चों को अब कोविड-19 के वैक्सीन यानी टीके लगाए जाएंगे और इस हवाले से हालिया जो हुकूमत ने ऐलान भी किया था उसके तनाजुर में श्रीनगर में क्या कुछ सूरत हाल है, किस तरह की तैयारियां चल रही है। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर ने इंतजामात को भी हतमी शक्ल दी है, अफसरान के साथ तबादला ख्याल भी किया है। मीटिंग में NHM के डायरेक्टर भी मौजूद रहे। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर श्रीनगर का कहना है कि कोचिंग सेंटर्स को भी आगाही दी गई है कि जहां पे वो बच्चे जो तालीम वहां पे हासिल कर रहे हैं उनको भी वैक्सीन दिया जाएगा। ओमिक्रॉन के हवाले से उनका कहना है कि फिलहाल कंट्रोल में है ओमिक्रॉन, यहाँ पे केसेस नहीं पाए गए हैं अभी तक, मगर लोगों को जरूरत है, लोगों को चाहिए कि वो एहतियात करे, एहतियात से काम ले, जो SOPs और गाइडलाइंस बनाई गई है उनका पालन करे, तब हम ओमिक्रॉन से बच सकते हैं। देखिए, जिला श्रीनगर में ये जो कोविड वैक्सीनेशन की ड्राइव है 15 से 15 टू 18 ईयर्स, जैसे आपने कहा है 18 ईयर ग्रुप तो हमारा कवर्ड है पूरा। 15 टू 17 ईयर्स जो लेफ्ट आउट हैं उनको उनके लिए एक तो हमने स्कूल्स की मैपिंग कर ली है कि बच्चे किस किस स्कूल में पढ़ते हैं। उसके अलावा हमारे कोचिंग सेंटर्स में बहुत बच्चे आते हैं, तो हेल्थ डिपार्टमेंट, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, रेवेन्यू सभी ने मिलकर एक मुश्तरका कोशिश के तहत हमने जो लाए अमल है इसके लिए तैयार कर लिया है। और 3 तारीख से जिस तरीके से केंद्र सरकार ने अनाउंसमेंट किया है 3 तारीख से रोल आउट करने का इस एज ग्रुप में, तो 3 तारीख से श्रीनगर जिले में भी इसको रोल आउट किया जाएगा। मैं आपके जरिए तमाम पेरेंट्स जो इन बच्चों के जो 15 टू 18 ईयर्स एज ग्रुप है, इनके जो पेरेंट्स हैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूं, मोतबाना अपील करना चाहता हूं कि पेंडेमिक को अगर हमें बीट करना है और हमें अपने स्कूलों को खोलना है और एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी के साथ पेरेंट्स अगर बच्चों को तभी भेज सकते हैं जब हम उनका वैक्सीनेशन कर लेंगे। और एक स्पेसिफिक एज ग्रुप 18 अबव जहां वैक्सीनेट हो चुका है, जो बिलो 18 एज ग्रुप्स हैं जो वल्नर। नाज़रीन, इससे पहले खबरनामे में हमने आरएस बडगाम के हवाले से बात की थी और स्कूल का मामला, वहां जो तामीर बिल्डिंग हुई है उस हवाले से बात की थी। और अभी हम इसी गांव के हवाले से, इसी इलाके के हवाले से बात करेंगे ग्राउंड रिपोर्ट में, और बात करेंगे पीने के पानी के हवाले से। लोगों का कहना है कि पिछले 30 सालों से ये लोग महरूम हैं पीने के पानी के हवाले से। कई बार इनको, ये विजुअल्स आप देखिए, ये विजुअल्स है, ये लाइन में लगे हुए लोग हैं जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। औरतें सुबह 8 बजे घर से निकलती हैं, कई की बारी 1 बजे आएगी, कई की बारी 2 बजे आएगी, और इस तरह ये अपना पानी हासिल कर रहे हैं। पूरे गांव में जहां पे 10,000 की आबादी है, तकरीबन 600 के करीब यहाँ पे जो फैमिलीज है वो रिहाइश पजीर है। इनको 2 जगह सिर्फ नल के जरिए से ये पानी मिल रहा है। ये 2 जगह गांव में है, 10,000 की आबादी के लिए रखा गया है। और
کئی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ان کی باری جو ہے وہ آتی ہی نہیں ہے، پھر دوسرے دن وہ اپنے لیے پانی کا انتظام کرتے ہیں یا صبح جلدی نکل کر شاید وہ کچھ پینے کے لیے پانی حاصل کر سکتے. یہ صورتحال علاقے میں ہے اور یہ معاملہ ہم نے جو اتھارٹیز ہے ان تک بھی پہنچایا تھا کہ کیوں اس طرح کی سچویشن بنی ہے، کیونکہ ایک طرف محکمہ کہہ رہا ہے کہ جل جیون مشن یعنی ہر گھر میں اب نل کے ذریعے جل، مگر یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ جل ہی نہیں ہے، ان علاقوں میں پانی کا انتظام ہی نہیں ہے. تو نل لگانے کا کیا مقصد ہے جب آپ ان کو جل فراہم نہیں کر سکتے ہیں. لوگوں کی بات آپ سنیے، لوگ کس طرح اپنی بات رکھ رہے ہیں کہ کتنی پریشانیوں کا اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے عوام کو پانی حاصل کرنے کے لیے. تقریباً 9 بجن تک پراران پتہ تیوت کر آب نٹ شامس تہ 9 تان بازے لائٹ بازے کہ بازے دب تہ لگان مے بی رات تہ تریش تراون پتہ یل بہ ام دب من کھژس پتہ پیم تریش تراون بہ ہچس نا پتہ گھر واتت کہین بہ تہ آمت ہوت پہ ہم محل پہ بیک محل پہ تور تہ کہین باقی یوت یمن 2 جائن پرس ونس پیوان ہوت شین پہ آب بازے بازے نا کہین پتہ لگان کوٹھن تک بوٹ تو اد آب نٹ آب نیران یہ گھان بوکر یپر وۄنۍ کیٛاہ کروس مے ووت برابر ووت مے 2 گٲنٹہٕ پراران اتہِ چھُنہٕ یِوان موقع رٹنس. آپ دیکھ سکیے گا خود یہاں پانی کہیں نہیں، پانی ہے نہیں یہاں، ایک جگہ نکلتا ہے 600-700 چولوں میں. آپ دیکھیے اگر صبح میں عورت وہاں آئے گا شام تک اس کو 1 مٹکا ملے گا، 25 لیٹر 20 لیٹر پانی، اس سے زیادہ نہیں ملے گا، آدھا تو خالی ہی جاتا ہے چیف انجینئر پی ایچ تک. ہاں جی وہ بھی بولتا ہے آج کل دیکھیے گا، ہاں اب یہ کرے گا وہ کرے گا، کیا نہیں آج تک کچھ. ایک لائن دیا وہ رکھا ہے عورت تک پہنچا دیا مگر اس کو کبھی پانی نہیں نکلا، کبھی نہیں نکلا اس کا پانی. آپ کے علاقے میں بھی ہے؟ نہیں ہمارے علاقے میں نہیں رکھا ہے، جو اوپر ہم رہتے ہیں. ہاں ہمارے گاؤں ہے عورت ہے مطلب آدھا جو آپ کا گاؤں. ناظرین گراؤنڈ رپورٹ میں ذرا بات کریں گے بونیار بارامولہ کے علاقے کے لوگوں کے حوالے سے. علاقے میں چوری کی وارداتوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور رات کے اندھیرے میں کئی گھروں میں یہ وارداتیں انجام دی جا رہی ہے. لوگوں کے مطابق پولیس تو ایف آئی آر ضرور درج کرتی ہے مگر کارروائی کوئی عمل میں نہیں لائی جاتی ہے. لوگوں میں اب خوف ہے، لوگوں میں اب ہراس پھیل گیا ہے اور کئی جو گھروں میں یہ جو چور ہیں یہ چوری کی وارداتیں انجام دے کر بھاگ گئے ہیں. مگر لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کو بھروسہ تھا کہ ایف آئی آر جو درج کی جاتی ہے پھر پولیس کی طرف تحقیقات بھی کی جائے گی، مگر صحیح معنوں میں تحقیقات نہیں ہو رہی ہے. میرے گھر میں چوری ہوئی. جب سویرے میں اٹھا 6:45 بجے تو دروازہ کھولا، دروازہ کمرے کا کھلتا نہیں ہے تو باہر نکلا. باہر سے میں دیکھ کھڑکی توڑی تھی اور کمرے میں گھسے تھے. وارڈ روم تھا، وارڈ روم کو توڑا گیا. اس میں جو کچھ ہمارا بچوں کا سونا تھا، پیسہ تھا، 4 انگوٹھیاں، 1 بسلر اور نقد کچھ 10-12 ہزار روپے تھے وہ نکال کے لے گئے تھے. اور جو بھی اور توڑ پھوڑ زبردست کی تھی. جو بھی ایس ایس پی صاحب کو اس کو بھی داد فریاد کیا تو اس نے بھی کہا نہیں جی پولیس. ایس ایچ او صاحب نے کہا کہ بھائی ہم نے ایف آئی آر کاٹ دیا. میں کہا ایف آئی آر کاٹنے سے کیا ہوگا. اس کے بعد ایس ایچ او صاحب ایک دن آیا یہاں پہ، اس نے معائنہ کیا. 2 دن کے بعد کوئی اتا پتہ نہیں ہے اور پولیس نے بھی اس کے بعد کوئی مطلب پیش رفت تو نہیں کی. جو یہاں پہ گھر والوں نے جو سی سی ٹی وی کیمراز لگائے گئے، جو فوٹیج سامنے آئی، اس فوٹیج میں کتنے لوگ شامل؟ بیرنیا میں چوری ہوئی اسی طریقے سے، اسی گھر میں انہوں نے وہاں پہ کھڑکی توڑی تھی، ان کا سونا لے گئے تھے. اور اس پہلی پورا وہاں تو ایک تھوڑا سا چھوٹا سا مارکیٹ ہے، وہاں پہ ایک سی سی ٹی وی لگا ہوا ہے اور اس فوٹیج میں دیکھا گیا 3 لڑکے اور ایک بلیک آلٹو. 3 لڑکے جو بالکل بند تھے، ان کی صرف آنکھیں ہی کھلی تھی، باقی چلیے ناظرین، جہاں ایک طرف لوگ شکایتیں کرتے رہتے ہیں محکموں کے حوالے سے کہ ان کو جو سہولیات رکھنی چاہیے تھی لوگوں کے لیے وہ نہیں رکھی جاتی ہے، مگر دوسری طرف اگر کوئی محکمہ اچھا کام کرتا ہے تو اس کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور اس کے لیے شکر گزار بھی رہتے ہیں. دانس بیروا کی عوام جو پچھلے کئی سالوں سے پینے کے پانی سے محروم تھی اور علاقے کی یہ دیرانہ مانگ جو ہے، یہ جو ڈیمانڈ ہے، یہ آج پوری ہوئی ہے اور آج کے دن میں محکمے کو پانی کا انتظام کیا گیا ہے، پینے کے پانی کا انتظام کیا گیا ہے. ایگزیکٹو انجینئر
PHE डिवीजन बडगाम नजीब त्रुम्बू जो थे वो इस इलाके में गए थे और इन्होंने लोगों की डिमांड सुनी थी और आज बादल तौर पर उन्होंने ये जो पीने का पानी का जो सिस्टम है जो वहां से लाइन लाई गई थी उसको आवाम के नाम वक्फ किया। खुशी का इजहार किया आवाम ने भी और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने भी अपनी बात रखी कि लोगों के मसाइल के लिए इंतजामिया एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है, जहां भी लोगों के मसाइल है उनको हल करने के लिए हम आगे हैं और काम करते रहेंगे। सरा शुक्रगुजार साहब आव खुद ब खुद वुचन पन्ने अचो हाल क्या सान बस्ती वनकन कम से कम अत मज लुकस 4,000 बसान। यह लोन अजि कनाल पे नान तो आब प्रॉब्लम फिलहाल तोतान योतान सान खतर साहबन दुत इकरार कि तुम हसा प्लाट बनोमुत इस आज कनेक्शन जनाब राहत युत चीज कि कनेक्शन 30-40 पोस्ट पकान अम जनाब 50 पोस्ट पकन 300 चून गसान ये मुकम्मल। आज यहाँ आए ये गांव है दौसू और हल्का पंचायत है दौसू। तो इन्होंने PRI ग्रांट्स में PHE के लिए तकरीबन 15 लाख रुपए का ये प्रोग्राम बनाया था जो कि हमने एग्जीक्यूट किया। इसमें तकरीबन 1200 मीटर की जो पाइप हमने इनके कहने पे इनके सोर्स से लगाई। तो ये PRI प्रोग्राम है जो कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पूरे शब्दमत के साथ जारी है और कंप्लीट हो रहा है। 350 चूल्हे तकरीबन है, इससे मुस्तफीद हो जाएंगे। हालांकि इससे ये काम कंप्लीट नहीं होगा लेकिन इससे एक बड़ा फायदा ये होगा कि जो पाइप पुरानी थी तकरीबन 1200 मीटर की उसको हमने रिप्लेस किया। चलिए नाज़रीन, इसके साथ ही अभी तक की ग्राउंड रिपोर्ट से अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। आप अपना ख्याल रखें, हमें अपनी नेक दुआओं में याद रखें। अल्लाह आपका हमारा सबका निगहबान।